मिनी ट्रैक्टर रोटी मशीन। सविता नाम की गरीब माँ को अनंत नाम का एक बेटा था। बेटे को पढ़ाने के लिए सविता घर पर ही रोटी बनाकर आसपास वाले लोगों को बेचती थी। कुछ दिनों बाद अनंत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ के पास आकर, माँ, आपके दिए प्रोत्साहन के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया। अब से मैं आपके पास ही रहकर आपकी मदद करता हूँ। रे, इतनी मेहनत करके तुम्हें इसलिए थोड़ी पढ़ाया कि तुम मेरे ही पास रहकर काम करो। कहीं बाहर गांव में जाकर कोई नौकरी कर लो ना। माँ, मैं ढूंढूं तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माँ के पास नौकरी करने की सोच रहा हूँ। आपकी मदद करूँगा। आपके छोटे छोटे व्यापार में मैं आपके एम्प्लॉय की तरह ही काम करूँगा। ठीक है रे, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन माँ जब रोटी बना रही थी तो बेटा अनंत रोटी को पैक करके कस्टमर्स को दे रहा था। उस शाम को पैसों का हिसाब करते हुए अनंत, माँ, आज के लाभ 900 रुपए मिले हैं। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो महीने के आखिरी तक हमें 25,000 मिलेंगे। घर का भाड़ा और सब खर्चे निकालने के बाद हमारे पास 10,000 बचेंगे। माँ, 10,000 मिले तो बढ़िया है बेटा। हर महीने मेरे पास तो सिर्फ 5,000 या 6,000 ही बचता है। फिर इतने कम बचाई से क्या होगा माँ? रोटी का व्यापार और बढ़ाना होगा और ज्यादा रोटी बनानी होगी। मेरे से तो नहीं होगा रे। इस उम्र में मैं चल फिर तो पा रही हूँ, लेकिन उतनी ताकत अब मुझ में नहीं है कि और काम बढ़ाऊं। उस रात बेटा अनंत बहुत सोचा। किसी तरह रोटी का व्यापार बढ़ाने की सोच रहा था। इंटरनेट पर उस रात बैठकर देख रहा था तो उसमें रोटी मशीन बिक रही थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए की थी। अनंत तब मन में, बाप रे, 1 लाख रुपए! उतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सोचने लगा। अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी जरूरत के बारे में बताया। सब सही है रे, मैं दे दूंगा, लेकिन उस मशीन को कहाँ रखोगे? तुम्हारा घर ही छोटा है। अब उतने छोटे से घर में ये मशीन कहीं नहीं आएगी ना। सच है रे, वो बात पर तो मैं गौर ही नहीं किया। रे, तुम्हारी माँ के पास एक पुराना ट्रैक्टर था ना, उसके पीछे ट्रॉली है ना, उस ट्रॉली में वो मशीन रख लो। यूं सलाह दिया। वाह, क्या सुपर आइडिया दिया रे। फिर दोस्त के दिए पैसों से वो मशीन खरीदकर ट्रैक्टर के पीछे लगाया। अगले दिन ट्रैक्टर रोटी मशीन लेकर सिटी सेंटर में, आइए भाई आइए, रोटी खाकर आपका दिन शुरू कीजिए। भाइयों और बहनों, रोटी बनाने के लिए आपके नाजुक हाथों को खराब मत कीजिए। हमसे रोटी खरीदिए, जितने चाहिए उतने सरफरा करेंगे। यूं पुकारने लगा। माँ जब रोटी मशीन में रोटी का आटा डाल रही थी, वो रोटी मशीन रोटी बनाते जा रही थी। बेटा कस्टमर को बनी रोटी देने लगा। कस्टमर उसे खाकर एक, आहा, रुई जैसी है ये रोटियां, बहुत अच्छी हैं। यूं उसकी प्रशंसा करने लगा। दोपहर में बेटा उस ट्रैक्टर रोटी मशीन को जहाँ खूब भीड़ थी उस गली में ले जाकर वहाँ भी रोटी बेचा। शाम को ट्रैक्टर रोटी मशीन को मंदिर के पास लाकर वहां आने जाने वाले लोगों को और गरीब भिखारी को मुफ्त में रोटी देने लगा। इस तरह ट्रैक्टर रोटी मशीन उस गांव में बहुत मशहूर हो गया। व्यापार भी आगे बढ़ने लगा। भीमेश्वर नाम के गांव में गंधर्व नाम का एक आदमी था। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसके मुंह में जो भी शब्द आते उसके पसंद के गाने गा के गाँव के लोगों को परेशान करता। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे बोलना छोड़ दिया।
जब चीजें इसी तरह थी, उसके घर गांव के प्रेसिडेंट भानुजी आते हैं। अरे बाबू, तुमको कितनी बार बोलो, जाने दो, बच्चा है करके जाने देते हैं, पर तुम एक गधे बन गए हो। उतना ही नहीं, तुम्हारे गधे जैसे आवाज से सब लोगों को परेशान कर रहे हो। अभी तो गाना गाना बंद करके कोई काम ढूंढो। देखो प्रेसिडेंट दादाजी, कोयल कपूर के सुगंध को सूंघ नहीं सकती, वैसे ही तुम्हारे जैसे टेढ़े इंसान मेरे मधुर जैसी आवाज को समझ नहीं पाओगे। कभी न कभी तेरे जैसे डेढ़ दिमाग वाले आदमी से मेरे लिए तालियां बजवाना ही मेरा लक्ष्य है। अरे पागल, तुझे अच्छे से बोल रहा हूँ, समझने नहीं आता क्या? तेरे गाने, तेरे घटिया गाने, तेरे जैसे घटिया आवाज मैंने कहीं नहीं सुना है रे। अरे एक और बार अगर मैंने तुम्हारा गाना गाँव में सुना तो मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही उसके अगले दिन गंधर्व के पास उसका दोस्त विष्णु आता है। अरे वो प्रेसिडेंट का सब प्लान पता चल गया यार। इस गांव में मैं मेरे गाने गाकर कहाँ पॉपुलर हो जाऊंगा, इसीलिए वो डर गया है। उतना ही नहीं, सब लोग मुझे वोट देकर मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बना देंगे, इसीलिए वो डर रहा है। विष्णु अपने मन में, छी, क्या मेरा नसीब है, सिर्फ इसीलिए कि वो मेरा दोस्त है। इस प्रेसिडेंट के लोग आकर इसका गाना बंद करवाने के लिए मुझे कह के टॉर्चर कर रहे हैं। इसे कुछ भी कहो नहीं मानता, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। इसकी बुद्धि तो देखो, इससे लगता है कि गाना गा के प्रधानमंत्री बन जाएगा। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा सोचता है। इस बीच उसे देखकर गंधर्व बोलता है, क्या यार, मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? टेंशन मत लो, मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ना, मैं तुम्हें मेरे बाजू ही रखूंगा। के लिए भी मैंने प्लान बना दिया है रे। मैं मेरे बाइक को डीजे बाइक में कन्वर्ट कर दूंगा, तभी लोगों को मेरा गाना सुनाऊंगा, ताकि वे मुझे कोई प्रश्न ना पूछे। यही मेरा लक्ष्य है रे। उसके बाद वह मैकेनिक के पास जाकर उसकी बाइक को डीजे बाइक में बदल देता है। गंधर्व अपना बाइक लेकर गांव के बीच आकर रुका देता है। फिर एक माइक लेके गंधर्व, आ जाओ गाँव वालों, आ जाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुशी के लिए बहुत ही बढ़िया गाना गाने वाला हूँ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जब मैं गाना गाऊंगा तो आप सब मेरे लिए जयकार करना। अभी मैं कौन सा गाना गाने वाला हूँ पता है क्या? 1 2 3 भूल गया, भूल गया, बहुत भूल गया, भूल गया। ऐसा गाते ही रह गया। उस गाने के आवाज से वहाँ के लोग भागने लगे। वह देखकर गंधर्व, अरे आप लोग भागो मत यार, आप लोगों को उस प्रेसिडेंट ने धमकी दिया है ना। मुझे पता है, मैं जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ना, तो उस प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर भी कोई नहीं आता। गंधर्व उसके मन में, बेचारे ये लोग पागलों की तरह मेरा गाना सुनने के लिए कितने बेचैन हो रहे हैं। ऐसा कोई एक टाइम पर गांव के बीच आकर मैं नहीं गाऊंगा। ये डीजे के मदद से मुझे 24 घंटे गांव में मेरा गाना सुनाते रहना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दिन से रोज दिन और रात भर बिना रुके घर घर अपने बाइक पर घूमता, गाना बजाकर और गाना गाते हुए लोगों को हिला कर रख देता। इसके हरकतों के कारण लोग घर से बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन कुछ लोग गंधर्व के पास जाकर उसे बहुत पीटते हैं। उसके बाद उनसे गंधर्व, अरे कोयल को गाने से कोई नहीं रोक सकता, और बर्फीले पहाड़ के ऊपर सूरज को कोई नहीं रोक पाते। वैसे ही तुम्हारे मार से मेरे और मेरे डीजे बाइक को नहीं रोक सकते। मुझे पता है ना, तुम लोग इस गांव के कुत्तों को भी कंट्रोल करते हो, नहीं तो वे सब क्यों मुझे देख के भाग जाते हैं। अरे पागल लोग, आप लोग सब प्रेसिडेंट के आदमी हो, ये मुझे पता है रे। तभी गंधर्व के पास विष्णु आता है। अरे बाप रे, जैसे सोचा वैसे ही हुआ यार। उस प्रेसिडेंट ने तुम्हारे लिए आदमी भेजे। अच्छा, अरे तुम्हारी ये घटिया बातें बंद करो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। अरे
YouTube वाले एक गाने का कंपटीशन रख रहे हैं। उसमें जो भी जीतेगा उसे चंद्रमंडल का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अगर तुम जाओगे तो तुम पक्का उस कंपटीशन में जीत जाओगे। इसलिए उसने तुमको मारने के लिए लोगों को भेजा है। वो घर में बैठकर गाना सीख रहा है भाई। उसे लगता है कि वो जीत जाएगा। जीतने का एड्रेस मैं ही हूँ रे। जीतने के लिए मुख्य व्यक्ति भी मैं ही हूँ। अभी मैं YouTube जा रहा हूँ और चंद्रमंडल का प्रेसिडेंट बन के इस गांव में आऊंगा, नहीं तो मैं इस गांव में पैर नहीं रखूंगा रे। अपना डीजे बाइक लेकर चला जाता है। वह देख के विष्णु अपने मन में, अरे भाई तुम आओ ही मत इस गांव में। तुम आओगे तो तुम्हारे आवाज से इस गांव के लोगों के कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे। ऐसा सोचते वक्त वहाँ आए हुए गांव के लोग अच्छे आइडिया की वजह से उसे गांव से भेजने के लिए विष्णु को थैंक्स बोलते हैं।